नैतिकता, मूल्य, मानवता से अधिक पेशे को महत्व देने लगते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति मैकाले की शिक्षा पद्धति हो जाती है और यह शिक्षा पद्धति नौकरशाहों को पैदा करने वाली, यह शिक्षा पद्धति बाबुओं को पैदा करने वाली हो जाती है। I have chosen Psyche of Youth because I am a student of psychology, and I personally feel that youth needs more concentration about the education, particularly the universities. Just I am skipping the introductory part of my paper because it will be lengthy and it will take more time. Just I am coming towards the topic section of my paper, that is the current problems of higher education in Bihar, which is more important, which I have to be delivered over here. The problems that confront education in Bihar are low rates of enrollment. That is the first problem which I have highlighted in this paper, that is the low rates of enrollment. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी समस्या है हमारे बिहार के अंदर में पार्टिकुलरली, कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं एजुकेशन में, वो ड्रॉप आउट के केसेस हमारे सामने ज़्यादा आते हैं और वो हायर एजुकेशन ना के बराबर, या अभी जो परसेंटेज हमारे सामने आ रही है वो 12% जो यूथ है हमारे, वही हायर एजुकेशन में शामिल होते हैं और हायर एजुकेशन को हासिल कर पाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है जिसे स्टेक होल्डर्स को भी सोचना है, गवर्नमेंट को भी सोचना है और बीइंग ए टीचर हम सबको सोचना है कि इस समस्या से हम बिहार को कैसे निजात दिलाएं। द सेकेंड प्रॉब्लम विच इज़ कॉमन एंड विच इज़ कॉमनली सीन, दैट इज द अनइक्वल एक्सेस। अनइक्वल एक्सेस के अंतर्गत या इसके अंदर हमने इस समस्या को रखने की कोशिश की है कि वही एजुकेशन, मान लें कि हम जैसे एमए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या अदर कोर्सेज कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और हम जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चे एमए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, वो बहुत ही वेल वर्स्ड होते हैं, वो बहुत ही अपडेट होते हैं और उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो हमसे कई गुना ज़्यादा होती है। वहीं पे एमबीए हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी कराती हैं या अदर कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी कराती हैं, और जब हम स्किल को इवैल्यूएट करते हैं अपने बच्चों की तो फिर ये पाते हैं कि हमारे बच्चे इसमें हैं। ये एक बड़ी समस्या है कि आखिर ऐसा क्यों है। वही एजुकेशन है, वही सिलेबस है, वही टीचर है और उसके बाद हमारे बच्चे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, पार्टिकुलरली छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, तो कहीं ना कहीं कमजोरियाँ हैं जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। नेक्स्ट हमने जो चीज़ें इसमें हाईलाइट की हैं वो पुअर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, लेकिन जो होना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हर तरीके से हम कमज़ोर हैं। हमारे पास पैसे होते हैं, हम कोशिश करते हैं तो हमारे पास आए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कहीं हर्डल होती हैं, कहीं परेशानियाँ आती हैं जो हम उसमें कामयाबी नहीं हासिल कर पाते और अपने इंस्टीट्यूशंस में या अपने बच्चों को उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं प्रोवाइड कर पाते जिससे कि वो फ्लोरिश कर सकें, वो डेवलप कर सकें अपने आप को और वो अपने आप को आगे की ओर देख सकें। ये भी एक समस्या है जिसे हमें नज़र रखनी पड़ेगी, जिसे हमें इस पर सोचना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी नज़र में है वो है लैक ऑफ रिलेवेंस ऑफ सिलेबस। हम तो सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अभी हम एमए की बात करें कि हम सेमेस्टर सिस्टम में बच्चों को सिलेबस है, करिकुलम है जिसको हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारे सिलेबस को जब आप इवैल्यूएट कीजिएगा तो वो ऐसा लगेगा जैसे लायानी है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम बच्चों को ना पढ़ाएं तो बेहतर है, लेकिन फिर भी मजबूर है कि वो सिलेबस में डाले गए हैं और उसे हमें पढ़ाना पड़ता है। वैसे सिलेबस पढ़ करके जब बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं तो चाहे यूपीएससी के टेस्ट हों, बीपीएससी के टेस्ट हों, नेट हों या इस तरह से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं जहाँ पे उनका करियर डेवलप करना है, वो वहाँ पे जा करके अपने आप को खुद एक इन्फेक्टिव का शिकार हो जाते हैं, एक इन्फेक्शन महसूस करते हैं कि ये चीज़ें जो सवाल हमसे किए गए हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो ऐसी चीज़ों पर भी हमें रखना है कि जो हमारा करिकुलम होगा, जो डेवलप करेगा करिकुलम, वो कुछ इस तरह का हो कि उसकी रेलिवेंसी, यानी ये कि वो रोजगार परक हो, उसे कि रोजगार में मिलने की सहूलत हो सके, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं लड़का अपने आप को एडजस्ट कर सके। इन चीज़ों पे हम नजर रखें, जो ये कॉमन प्रॉब्लम है हमारे बिहार की यूनिवर्सिटीज़ की, जो हम देख रहे होते हैं। फिर हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक रिफॉर्म्स और इंश्योरिंग ऑफ एडुकेट फैकल्टी वगैरह की बातें की हैं। तो जहाँ तक क्वालिटी ऑफ फैकल्टी की बात है
इसमें हम अब आज के दौर में, पहले क्या था वो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि हमारे बिहार की सारी यूनिवर्सिटीज़ इनरिच्ड हैं, वेल वर्स्ड हैं, बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास बने होते हैं, और वो वही टीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं हासिल की है। जब से ये कमीशन और बीपीएससी से सिलेक्शन का दौर चला है, वो वहाँ से आ रहे हैं बिहार के अंदर। तो क्वालिटी की कमी नहीं है, टीचर हमारे वेल वर्स्ड है। बस जो कमी हमारे सामने देखने को मिलती है वो कमी है लेने वाले, यानी कि रिसिपिएंट्स हमारे पास उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। फिर एक सवाल उठता है कि हमारे पास क्वालिटी है तो फिर रिसिपिएंट्स में क्वालिटी क्यों नहीं हम पैदा कर पा रहे हैं। जैसा हमने पहले तस्करा किया कि पुअर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे जाके हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों पर भी पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि बिहार में अगरचे हमको हायर एजुकेशन को डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, तो इन चीज़ों पर ख़ास तरीके से ध्यान दें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी कुछ दिनों पहले फरवरी में राजभवन के अंदर में भी एक सेमिनार हुआ था, जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया था यूनिवर्सिटी को। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के जॉइंट सेक्रेटरी भी आए थे, और उन्होंने कहा था कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नारा है एजुकेशन सबके लिए, यानी सर्व शिक्षा अभियान, हम सब के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन हमारा सबके लिए है। तो इत्तेफाक है कि जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो हमने उनसे एक सवाल किए थे कि आप एक तरफ स्लोगन देते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान में सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ही नहीं होते, समझने वाले नहीं होते, बल्कि ऐसे लोग भी होते हैं कि बहुत हद तक हिंदी भी शुद्ध न बोल पाते हैं और न समझ पाते हैं, उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है। और वैसे भी पॉपुलेशन हिंदुस्तान में अधिक है, क्योंकि हिंदुस्तान गांव का मुल्क है और हिंदुस्तान की मैक्सिमम आबादी गांव में पड़ती है। वैसे हालात में जब आप एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं तो दो भाषीय चीज़ें सामने हमारे पास आ रही हैं कि एक तरफ आप इंग्लिश में करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ टेक्स्ट बुक्स आप इंग्लिश में दे रहे होते हैं, एग्जाम का पैटर्न आप इंग्लिश में रख रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास ये होता है कि हमारी ऐसी पॉपुलेशन जो बिल्कुल नहीं जानती कि अंग्रेजी क्या है, उसको हम एजुकेशन पहुँचाने की भी बात कर रहे होते हैं। पाया गया कि हमने फलानी किताब फलाने ऑथर से पढ़ी, वो कभी कभी अगर बहुत बोलेगा तो एन एक्सपीरियंस टीचर, किसकी किताब पढ़ी हो तो रिटन बाय एन एजुकेशन प्राप्त कर लें, एमए, एमएससी, बीएससी, बीए इत्यादि बीकॉम आदि कर लें, उसके बाद ही प्रोफेशनल एजुकेशन का द्वार खोला जाए, तो हमको लगता है कि ये सामंजस्य तब बैठेगा और लड़के भी पढ़ेंगे और पढ़ने की तरफ उनका झुकाव होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, आपकी बातों से हम सहमत जरूर हैं, लेकिन एजुकेशन का हमारा दो मोड है। एक तरफ हम प्रोफेशनल या वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ वैसा एजुकेशन जो बेनिफिट फॉर द सोसाइटी है। तो हमको दोनों साथ साथ लेकर चलना होगा। अगर हम केवल प्रोफेशनल की बात करेंगे, वोकेशनल की बात करेंगे, तो हम जस्ट एक कारोबारी दिमाग पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम जनरल एजुकेशन की बात करेंगे तो वहाँ मॉरल, प्रिंसिपल, वैल्यूज़ वो सब हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए जरूरी है कि हम फॉर्मल एजुकेशन को पहले प्रायोरिटी दें, उसके बाद हम प्रोफेशनल एजुकेशन लोगों को आगे बढ़ाएं, तो दोनों सामंजस्य होगा और अच्छे तरीके आगे बढ़ाएं। ओके, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। Yes, sure. You have compared with the state university with the brand universities, brand institutions, जो टेकर नहीं है। मेरे स्टूडेंट रास्ते पर हैं, उन लोगों का पास आउट होने पर ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो मेरा ये कहना है, क्या आप मेरे इस आइडियोलॉजी से सहमत हैं कि ब्रांड इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसमें डेडिकेशन चाहिए। आप अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज में कोई डेडिकेशन नहीं होती है, दैट कैन नॉट कम्पीट विद द ब्रांड इंस्टीट्यूशन, नो टेकर विल कम फॉर योर स्टूडेंट। इसके लिए मेहनत जरूरी है, जो मेहनत बिहार के यूनिवर्सिटीज में कोई करते नहीं है। यहाँ पर का जो मीटिंग 4 और 5 की हुई, वहाँ पर सारे भाई साहब, सारे रजिस्ट्रार, हम लोग भी बैठे हुए थे, और एक कर्नाटक का स्पीकर आके कहा कि यहाँ बिहार में भी आउटसोर्सिंग से पीएचडी होती है, किसी ने उस पर कोई विरोध नहीं किया। तो इस तरह का जहाँ पर है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस तरह का डिटोरिएशन, वहाँ पर आप कैसे कहेंगे कि मेरे टेकर होना चाहिए? तो पहले तो आप इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी को बेटर, हमने ये चीज़ें हाईलाइट भी की हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी पुअर है, और क्वालिटी जब टीचर की बात करते हैं तो हम बार बार ये कहते हैं कि क्वालिटी टीचर की है, जो हर जगह
साबित है और अच्छा कर रहे होते हैं। जहाँ तक अब सवाल आपने उठाया है, जो अच्छा है कि मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आपको खास तरीके से ये जानना चाहिए कि आप हमारे यहाँ के नए के डायरेक्टर बनाए गए हैं IQAC के। आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी, दूसरों को भूल जाएं, अब हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर में किस तरफ से क्वालिटी एश्योर करें। ये आपकी टीम है और आप हैं, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। कहने से पहले आपको खुद करना होगा और हमें उम्मीद है कि हमारी यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके से अब क्वालिटी में पीछे नहीं हटेगी, आपके गाइडेंस में अगर पॉसिबल हो। हम ये जानते हैं। थैंक यू फॉर दिस रिप्लाई। एक और आपसे थोड़ा सा ये करना था, क्योंकि आप को संबोधन कर रहे हैं, आपने कहा कि चाइना और जर्मनी भी ज़्यादा, जापान की बात है, जर्मनी में भी फ्रेंच वगैरह ज़्यादा ये है, लेकिन ऑल आर लर्निंग दिस इंग्लिश लैंग्वेज। आपको एक साधारण उदाहरण दे दे, तना का, जिससे कि मैं मिल चुका हूँ हैदराबाद में, वो उसको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री कंपनी में काम करता था। उसने अपने ही लैंग्वेज में पेपर जब भेजा, उसका कोई उसका एप्रिशिएशन नहीं हुआ, लेकिन उसी का उसका दोस्त जो कि साथ में आया हुआ था, वो जब कहा कि इसको ट्रांसलेट करके अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में भेज दो, तो उसे नोबेल प्राइज मिल गया। तो क्या आप अपना जो है खामी, यहाँ का जो एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है, उसमें अपने बच्चे को क्यों नहीं इंग्लिश में ही आप ट्रेन करते? उतने सारे सब्जेक्ट को ट्रांसलेशन करवाना इट इज डिफिकल्ट, rather than you just have a course for English। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, जो बातें आपने बताई वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ हमको एग्जाम्पल के तौर पर हिस्ट्री की तरफ देखना पड़ेगा। जब अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान में आया था, उस वक्त हिंदुस्तान की हमारी ज़ुबान जो थी वो या तो पर्शियन थी या उर्दू थी, लेकिन उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया, उसका काम पढ़ाना नहीं था, सिर्फ ट्रांसलेशन करना था। और जितनी भी पर्शियन की किताबें थी, जितनी भी उर्दू में किताबें थी, इवन कि संस्कृत और हिंदी में किताबें थी, उसको उन्होंने ट्रांसलेट कराया और उन्होंने एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करने के बाद उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, यानी इतने वो सशक्त हो गए। तो क्या उसके पैटर्न पे आज हम उनकी चीज़ों को ट्रांसलेट करके क्या हम अपने आप को सशक्त नहीं कर सकते कि वो हमारे गुलाम हो जाए? ये हमको जहनत बनानी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने हाईलाइट किया कि हर यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेशन सेल की आवश्यक है। जब भी नीड पड़े हम ट्रांसलेशन के लिए वहाँ करें, ऑथेंटिक हो, हमारी जो पब्लिकेशन डिवीजन हो वो उसको पब्लिश करें, जो हमारे बच्चों के लिए हो। ठीक है, अंग्रेजी भी साइड साइड चलती रहेगी और वो कंसेप्ट हमारा हिंदी में भी रहेगा, तो हम ज़्यादा अच्छे ढंग से बच्चों को एजुकेट कर पाते हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट हम ज़्यादा कर पाएंगे। सिर्फ अंग्रेजी में रटा करके और कुछ कर लेना हम नहीं समझते कि बहुत कामयाबी की तरफ जा पाती है। ये भी हमारी डिटेक्शन की जो बिहार हमारा डिटेक्ट कर रहा है। थैंक यू साहब। ये जो विषय है, आज हम सब जानते हैं, इसी पे बोलना है, और हम सब जानते हैं कि कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। कुछ चीज़ें जो मुझे, जैसा सर लोगों ने कहा, बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान हुए और उसमें कुछ चीज़ें वाकई हैं जो सुधार की आवश्यकता है। मैं भी, चूँकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ या एक विद्यार्थी भी हूँ, तो मैं भी इस चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस करती हूँ कि कुछ ऐसे पैमाने हैं जो युवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें सबसे पहला तो जो है वो भ्रष्टाचार की समस्या है। हम लोग भी, सब लोग, अभी सर ने कहा भी कि भ्रष्टाचार ने लगभग जकड़ लिया है एक व्यवस्था को, और इसने व्यापारीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते हम लोग भी अभी शिक्षा में स्थापित होने के लिए प्रयासरत हैं और हर जगह देख रहे हैं, शिक्षा का स्तर तो थोड़ा सा गिरा है। भ्रष्टाचार उसका एक कारण है, क्योंकि अभी मैं गई थी एक जगह इंटरव्यू देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें मैंने देखा, मुझे थोड़ा सा बहुत बड़ा विचित्र भी लगा। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, संस्थान की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ सीटें पहले ही हम लोग गए, परीक्षा दे रहे हैं, देखे कि कुछ निकले, वहाँ मैनेजमेंट कोटा के कुछ लोग निकले, गए, सॉल्व करवाए, आके फिर वो हो गया। काफ़ी विद्रोह हुआ। अभी यूपी की मैं ये बात कर रही हूँ, यूपी HSC की, तो वहाँ पे उसके बाद उस पर बैन लगा। ये प्रक्रियाएं काफ़ी चली, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत एक तरीके से कहते हैं निराशापूर्ण स्थिति है। विद्यार्थी जो बहुत पढ़ के जाते हैं और रोक दिया जाता है कुछ लोगों की करतूतों के कारण, उनका भविष्य जो दांव पे चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी
समस्या है जिसका कि निवारण होना चाहिए निश्चित तौर पे। और ये सिर्फ बड़े संस्थानों की ही बात नहीं, ये छोटे छोटे विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर तक की भी बात है कि कितनी ज़्यादा भ्रष्टता देखने को मिलती है। हमारे आपके आए दिन हम देखते हैं, भोगते भी हैं इस चीज़ को। दूसरा जो मुझे लगा कि उच्च शिक्षा की चुनौतियां हैं वो जातिवाद मैं देख रही हूँ कहीं, सिर्फ ये बिहार में ही नहीं है, ये हमारे यूपी में भी है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी संस्थानों में, डीयू की भी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ भी है कि जो भी निर्णायक मंडल में होते हैं वो उनके मन में ये जो भी, मैं व्यक्ति विशेष पे नहीं प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने देखा है कि अपनी जातिवाद की मानसिकता से वो ग्रसित हैं और इसके कारण यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा